दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह से खबरें आ रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ पूरे देश का सर नीचा कर दिया, फिर पता चला कि इस रेप को अस्पताल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर यह पता चला कि जिस बंदे ने किया है वह तो पुलिस का वॉलेंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर तोड़फोड़ करने के सबूत मिटाने की कोशिश की गई और 14 अगस्त की देर रात जो हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ ने हॉस्पिटल पर धावा बोलती है। जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी की कई हिस्से को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे, मगर सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे। वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है। पहले तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे ज़्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए और क्या हो सकता है। एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दिए, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों के सेवा कर रही थी, अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था, तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ता कर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी। तभी एक वॉलेंटियर पुलिस का, जिसकी ये ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत ना होने दे, वहाँ आए लोगों को वह सेफ्टी दे, वही वॉलेंटियर डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उसे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी का भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई, आंखें फोड़ दी गई, उंगलियां भी तोड़ दी गई और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला ना किया गया हो। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह से मारा जाए, पीटा जाए, उसके बाद रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नज़र में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को यह पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। मगर फिर क्या वजह थी कि अस्पताल के तरफ से लड़की को, घर वालों को पहली बार जब फ़ोन गया तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूट ली गई, उसके आंखें फोड़ दी गई और अस्पताल को यह तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। लेडी डॉक्टर के दोनों पैर को जो है 90 डिग्री पर घुमा दिया गया तोड़ करके। उसके बाद भी ये लोग सोच रहे हैं कि इनके साथ जो है कुछ हुआ ही नहीं है, ये सुसाइड है। तो क्या ये मरने वाली डॉक्टर अपने से ये पैर तोड़ी, अपने से आंख फोड़ी, अपने से उंगली तोड़ी, अपने से पूरे शरीर पर जख्म के निशान दिए, उसके बाद उसने आत्महत्या की है? सवाल तो उठता ही है ना। और अस्पताल वालों को यहाँ तक के दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे? आज कोलकाता की पुलिस का इस बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा होगा कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने भरोसा लायक काम किया क्या है? जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्ज़ाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को नहीं पता था? उनके 3-3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक
में पिटाई की शिकायत कर रखी थी। क्या यह बात पुलिस को नहीं पता था कि वो दारू पीता था, हिंसक पोर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को वह छेड़ता भी था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था उसे अस्पताल की सुरक्षा पुलिस चौकी पर बैठा रखा था। मतलब कि जो भक्षक है उसी को रक्षक बना दिया गया। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती है कि इन्हें अफसोस हो रहा होगा कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राय तो पुलिस का वॉलेंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं, फिर किस हैसियत से वह पुलिस बटालियन की बैरक में रुकता था। यहाँ तक कि जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था तब भी वह वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर हमें न कहना कुछ हो गया था। अहंकार और ईगो दुनिया भर का पाल कर बैठे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात ही अगर शर्म की हो और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हैं तो भी आदमी तसल्ली कर ले कि ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है। उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता है। सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% का कमीशन लेता था। पोस्टिंग से लेकर के हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसा खाता था। यह स्टूडेंट को शराब पिलाता था। उसने माफिया राज फैला रखा था। अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्ज़ाम अगर 10 पर भी ठीक है तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी वहां रात को सुस्ताने के लिए भी इंतज़ाम नहीं है। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलेंटियर को वहां के लोगों को सुरक्षा देखनी थी वह खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए थी वो भी करप्ट था। जैसे कि अख्तर अली कह रहे हैं तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो ताज़ा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। अगर ऐसा है तो साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले में सुसाइड बताया जा रहा था। क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वाले को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई। क्यों कुछ लोग दबी जबान में यह बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले वहाँ क्या कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्सा बनता भी है और होना भी चाहिए, मगर इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है और सड़ी हुई है कि चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए और किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले यह देखना है कि वह घटना किस स्टेट में हुआ है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में यह भी यही हुआ है। देश में भावी प्रधानमंत्री और कुछ लोग हैं जो यह समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और एक ट्वीट करने में भी उनको मुश्किल हो रही है। चाहे कुछ बड़े यूट्यूब वाले हों, इनके भी अब तक कुछ मुद्दों पर जुबान नहीं खुल रही है, तो कुछ लोग ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए हैं। प्रेशर पड़ा तो फिर से रस्म अदायगी करने आ गए। यूपी के किस शहर में, किस गली के, किस मोहल्ले में किसके साथ क्या हुआ इन लोगों को सब मालूम होता है, क्योंकि वहाँ तो कुछ गलत होता है तो उसे उछालने पर इनकी राजनीति सीधी है। मगर कोलकाता में निर्भया कांड जैसा घिनौना कांड हो गया, लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर यह हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फ़ायदा तो नहीं होगा जाएगा, मेरे 500 सब्सक्राइबर कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर यह धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर को ही रखना पड़ता है। गोलगप्पे की रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है। तो इन लोगों ने यूट्यूब की दुनिया के सबसे बड़े जो हो चुके हैं
इनको बताइए, और इनको नहीं पता है तो इनको समझना भी पड़ेगा। कमेंट करके भाई लोग ये समझा भी नहीं पा रहे हैं कि हादसा भले ही कोलकाता में हुआ हो, मगर यह सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का आज यही हाल है। वहाँ ट्रेनी डॉक्टर्स को 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। एक रेस्ट रूम तक नहीं उपलब्ध होता है, साफ टॉयलेट नहीं मिलता है, खाने का बुरा हाल है। देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग। वहाँ स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय जैसे पॉलिटिशियन रेपिस्ट होते हैं। सरकारें ये समझती ही नहीं है कि एक डॉक्टर को तैयार होने में एक पायलट जितना या उससे ज़्यादा वक्त लगता है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश की हज़ारों की आबादी को सिक्योरिटी देना। मगर एक डॉक्टर ही अगर अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, एक्सप्लॉइटेड फील करेगा, तो कौन काम करेगा ऐसे सिस्टम में? यही रीज़न है कि सर इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं टिकते हैं, तो यहाँ अपनी क्लिनिक खोल लेते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पताल से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश भाग जाते हैं। मतलब जो सरकारी तंत्र इन डॉक्टर्स को तैयार करने में लाखों रुपये लगता है, वहीं सरकारी सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से इन डॉक्टर्स को अपने साथ नहीं रख पाता है। आज देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वह सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का यही फर्ज है कि वह डॉक्टर के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो बात अस्पतालों से भी आगे देश के हर ऑफिस की है। वहाँ औरतों को और लड़कियों को मिलने वाले वर्किंग एटमॉस्फेयर की भी है। अभी महीना पहले नोएडा में एक ऑफिस में एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया था कि क्योंकि उसके ऑफिस में कुछ लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। लेकिन लड़कियां ऐसी बेचारी जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15 से 20 हज़ार की तनख्वाह बनाए रखने के लिए हर दिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती है। ऑफिस में उनका बॉस, उनके सीनियर जो है उनको टॉर्चर करते हैं, और वो भी जानते हैं कि यह कहीं नहीं जाएगी। आज जो लोगों में गुस्सा है, ये जो निर्भया कांड के वक्त 2012 में लोगों का गुस्सा था, जो इसी माहौल के खिलाफ था। अगर इतने सालों में हुआ क्या? न इतने सालों में सोसाइटी बदली, न पुलिस बदली, न काम करने का तरीका बदला, और न ही अदालतें की रवैये में कोई चेंज आया। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक इस वक्त देश की अलग अलग अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें 8 पर यानी 36 लाख से ज़्यादा केस महिलाओं की तरफ से किया गया है। इनमें 45,000 मामलों में या तो वकील पेश नहीं होते हैं या अपराधी जमानत लेकर फरार हो जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस पर ऊपरी अदालत का स्टे है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि औरतों के खिलाफ होने वाले इन क्राइम्स को 6 महीने में निपटाया जाए, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मार्च 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस औरतों के साथ होने वाले क्राइम में थोड़ी संवेदनशील बने। इस साल अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों में 2-3 महीनों में निपटाए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अदालत की ड्यूटी है कि ऐसे मामलों को पूरी सीरियसनेस के साथ टाइम पर निपटाए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के साथ रेप के मामले में अदालतों को लंबी तारीख देने से बचना चाहिए। इस तरह अगस्त 2021 और अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के साथ होने वाले क्राइम के मामले में लेकर जो तेज़ी लाने की बात की थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मामले में या तो पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती है, चार्जशीट दायर हो जाती है तो बार बार कोर्ट में जाकर और टाइम मांगती है, फिर कोर्ट तक जांच के डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचते, निचले अदालतें बार बार तारीख देती रहती है, इम्पोर्टेंट गवाहों को पुलिस के अदालत में पेश नहीं कर पाती है, निचली अदालतें कार्रवाई पर स्टे लगा देती है और आरोपी जमानत मिलते ही फरार हो जाता है। अब आप ही बताइए कि जिस समाज में औरतों के लिए ऐसे हालात हों, जहां वो न वर्क प्लेस पे फील कर रहे हैं, न सेफ फील कर रहे हैं, न सिस्टम उनका साथ दे रहा है और न अदालतें तेज़ी से काम करें, तो वो महिलाएं कहां जाए? आज जब ये
आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आज़ादी की 77वां जो है सालगिरह मना चुके हैं। लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आपकी सिस्टर या मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती है, जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती आपकी सांस फूली रहती है। आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है, वो वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है, वो सोशल मीडिया पर उसको धमकी दिया जाता है। ऐसे में उनके लिए इस आज़ादी के क्या मायने हैं? आप उनसे खुद पूछिए और फिर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इस मुद्दे पर बात करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं जितना बोल रहा हूँ वो हालात उतने भी नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन हालात कैसे हैं इसका सही जवाब घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत से आपकी माँ, आपकी बहन ही दे सकती है जवाब। इसका जवाब 10 मिनट में उनसे बात कर लीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। मगर जैसे कि मैंने कहा कि समाज में तो जैसा है हम उस पर बहस कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर ये देखकर ज़्यादा दुख होता है कि जो अपने आप को सोशल कमेंटेटर्स कहते हैं, जिन्हें दुनिया के हर फटे में टांग घुसाने की आदत है और हर मुद्दे पर ज्ञान पेलने की शौक है, वो लोग कोलकाता के वाले मामले पर ऐसे चुप होकर के बैठ गए हैं जैसे किसी ने उन्हें जेब काटते हुए पकड़ लिया हो। तो बताइए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस मामले में कुछ बोले तो कहीं ना उनका मालिक उन्हें बिस्कुट डालना बंद कर दे। उनको जिहादी समर्थक अपने फेवरेट सीएम के राज्य की आलोचना सुनकर उन्हें अनसब्सक्राइब ना कर दे। अपने जाहिल समर्थकों और जाहिल सब्सक्राइबर्स को साथ रखना, उन्हें खुश रखना या ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, बजाय एक रेप विक्टिम की आवाज़ उठाने के। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों को सोच पर। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में हुए ये अफसोसजनक जो वारदात है, जो हादसा है, पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने। वर्क प्लेस पर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस आए और ऑफिस में स्टाफ रखने से पहले उन लोगों को प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो, ताकि दोबारा ऐसे हादसे ना हो। कोलकाता का यह मामला चूंकि रेप से जुड़ा है, ऐसे मामले में भी यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने नहीं देता है। तो मेरी मदद आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो में कहीं आपकी बातें सच्ची लगी हो, आपको ये लग रहा होगा कि इस बातों में सच्चाई है, महिलाओं के साथ गलत होता है, उस बात को लेकर ईमानदारी दिख रही है, और अगर आपको लगे कि ये कंसर्न है और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ज़रूर पहुंचाइए। दोस्तों, घर की हर एक महिला तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस मामले पर हो रहे सियासत पर अगर आपकी कोई राय है, कमेंट है, तो हमें ज़रूर करके बताइए। बाकी इस खबर के प्रति अगर आपका कोई विचार है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।